हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा, डेंटल सर्जन। और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस और उसके डेंटल कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे दोस्तों इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे आजकल कई पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे वो पिक भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह के अंदर या मेरे दांतों के ऊपर ये ब्लैक स्पॉट है, कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो उन लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हर ब्लैक स्पॉट जो आपके मुंह में या मसूड़े पे दिख रहा है वो ब्लैक फंगस का नहीं होता है। तो हम डिटेल में जानेंगे इस डिजीज़ के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है ये कोई नई बीमारी बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फंगस के स्पोर्स हमेशा से ही हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। हमारी नाक में ये आते जाते रहते हैं जब हम नाक से अपनी सांस को इनहेल करते हैं। लेकिन अचानक क्या ऐसा हो गया कि इस बीमारी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए? पहले क्या होता था, जब आम तौर पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति का, तो ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स को लड़के अपना इम्यून सिस्टम अपने आप ख़त्म कर देता था। आजकल चूँकि कोविड का टाइम्स चल रहा है, कोविड से रिकवर होकर जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें हाई स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ है, हेवी स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ है लंबे समय तक, या जिनको डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन पे आ जाता है, तो इस ब्लैक फंगस के स्पोर्स को पनपने का मौका मिल जाता है और ये डिजीज़ के केसेस इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि आम जनता को इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर हाई रिस्क ग्रुप है पेशेंट्स का जो कि ससेप्टेबल है इस बीमारी के लिए। वो ग्रुप कौन सा है? ऐसे पेशेंट्स जिनको अभी जल्दी में ही कोविड हुआ है, जिनको हाई स्टेरॉइड्स दिए गए हैं लंबे समय तक, हेवी स्टेरॉइड डोज दी गई है, और जिनको ब्लड शुगर भी है और उसके लेवल अप डाउन होते रहते हैं, ऐसे पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन रहता है। तो सिर्फ ये बीमारी उन्हीं लोगों को हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, आम जनता को इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये बीमारी नॉन ट्रांसमिसिबल ग्रुप में आती है। मतलब ये बीमारी एक दूसरे से संक्रमित नहीं होती। जैसे कोविड है, अगर एक व्यक्ति को है, उसके पास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी कोविड हो सकता है। लेकिन ब्लैक फंगस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति को ब्लैक फंगस है आपके आसपास में, तो आप उसकी पूरी सेवा कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। ये बीमारी उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं होती है। इस बीमारी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं। क्या चीज़ आपको नज़र आए तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ये बीमारी के लक्षण जितने भी हैं ये हमारे चेहरे के ऊपरी 2/3 भागों में ही मोस्टली पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे दांत, हमारा ऊपर का जबड़ा, मसूड़े, नाक, आँख और ब्रेन। तो अगर हमको आँख के आसपास, नाक के आसपास, साइनस के आसपास सूजन नज़र आए, लालिमा नज़र आए, हमारे मसूड़ों के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं, मसूड़ों में अचानक ज़्यादा सी सूजन आना शुरू हो गई, अगर बिना किसी कारण के दांतों का हिलना तेज़ी से शुरू हो गया, मसूड़ों से पस आना शुरू हो गया, मसूड़ों में अगर ब्लैक स्पॉट्स या तालू में ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, अगर पलकें अचानक झड़ना शुरू हो गई हैं, डबल विज़न मतलब अगर एक का 2 नज़र आना शुरू हो जाए या हमको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं जिससे कि हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जो इसके पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के जो पेशेंट हैं जो इसके हाई रिस्क में आते हैं, उनको सतर्कता और सावधानी, ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सावधान किन बातों से रहना है? जब आप ठीक होकर घर पे आ गए हैं तो आपको धूल मिट्टी से विशेष बचाव करना है, बागवानी बिल्कुल नहीं करनी है, अपना टॉवल, अपना बेडशीट रोज़ के रोज़ चेंज करना है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, वॉशरूम आपका बहुत क्लीन रहना चाहिए, कहीं भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही हो, ऐसी जगहों से आपको बहुत सावधान और दूर रहने की ज़रूरत है। सतर्क क्या रहना है? सतर्कता हमें ये बरतनी है कि अगर उपरोक्त मैंने जो भी आपको लक्षण बताए हैं इसमें से कुछ भी नज़र आता है तो आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने डेंटिस्ट से या अपने ENT से, फिजिशियन से या पैथोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना है। जो भी रिक्वायर्ड जांचें हैं वो जांचों को कराना है, जिससे कि इस बीमारी के बारे में अर्ली स्टेज में ही पता चल सके और इसके जो भयावह दुष्परिणाम हैं उससे बचा जा सके। इस बीमारी के ट्रीटमेंट में
टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा उतनी ही इसको जल्दी कवर करा जा सकता है और इसके जो बहुत ख़तरनाक दुष्परिणाम होते हैं, जिसमें कि आँख निकालनी तक पड़ जाती है या दांत निकालने पड़ जाते हैं, जबड़ा हटाना पड़ जाता है, उन सब से बचा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने जो आपको जानकारी बताई है वह आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।